Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट 6 है क्योंकि जो 5 पार्ट है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इन 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूडेड इन फेवर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, 1945 को क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था और इस पे ब्रिटिश का जो एलाइड पावर था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। एक था एलाइड पावर, एक था एक्सिस पावर। एलाइड पावर पे जैसे यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस। ठीक है, तो ये जो ग्रुप थे वो ग्रुप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, और जो नाजी जर्मनी, इटली एंड जापान वाली ग्रुप थी, दैट इज एक्सिस पावर, वो हार चुका था। ठीक है, सो विथ ए व्यू टू गिविंग सम मोर पावर टू द इंडियंस, Lord Wavell, the Viceroy of India, called a conference of different political parties leaders at शिमला। ठीक है, तो इससे पहले हमें देखना होगा ये लॉर्ड वेबल जो था, ठीक है, ये 1943 को इंडिया का वाइसरॉय बनता है। ठीक है, तो वाइसरॉय बनने के बाद उसके सामने 3-4 प्रॉब्लम्स थे। जैसे उस टाइम पे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फोर्स का रिवाइव किया था। उसके बाद जो बंगाल में फेमाइन चल रहे थे, भुखमरी चल रहे थे उस टाइम पे। एंड द लास्ट जो उनके सामने प्रॉब्लम था ये था कि आईएनसी, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था, मुस्लिम लीग डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए फॉर मुस्लिम्स, लेकिन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो बोल रहे थे नहीं, हमें पाकिस्तान बनने नहीं देना है, हमें चाहिए यूनाइटेड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, हमें चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत चाहिए। ठीक है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो लॉर्ड वेबल ने सोचा कि पहले हम ये जो दो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उस टाइम के, उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उस टाइम पे, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा था शिमला पे। ठीक है, और उस पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इनवाइट किया था कि आप आके यहाँ पे सुलझा लो आपके बीच में जो भी है। द कॉन्फ्रेंस फेल्ड एंड द पॉलिटिकल डेडलॉक कंटिन्यूड। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था शिमला पे, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ये एक्चुअली फेल हो चुका था। ठीक है, और ये दो बड़े बड़े पार्टी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो चलता ही गया था, उसके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं आया था, जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल डेडलॉक। ठीक है, तो ये चलता जा रहा था। अब देखो, तो एक्चुअली लॉर्ड वेबल ने जो प्लान लाया था जिसको बोलते हैं वेबल प्लान, ठीक है, वो 1945 को लाया था, लेकिन 1945 को लाने के बाद भी ये फेल हो चुका था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इन 1946 द न्यू लेबर पार्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर क्लीमेंट एटली, हु वाज सिंपैथेटिक टू द इंडियंस, सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद आता है 1946 पे। 1946 पे ब्रिटेन पे इलेक्शन होता है। एक्चुअली ब्रिटिश का जो सिस्टम है वो 2 पार्टी सिस्टम है, आपको पता है, क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उस पे 2 पार्टी होते थे, दोनों पार्टी के बीच में इलेक्शन होते थे। जैसे एक होता है लेबर पार्टी और एक होता है कंजर्वेटिव पार्टी। तो 1946 के इलेक्शन में ये लेबर पार्टी जीत जाता है कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर। ठीक है, और उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ब्रिटेन का मिस्टर क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये जो था ये थोड़ा सिंपैथेटिक था टवर्ड द इंडियंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डेडलॉक चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, तो उन्हें सुलझाने के लिए, ठीक है, और इंडिया को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर करने के लिए 3 लोगों को भेजा था, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, इस मिशन पे 3 लोग थे और तीनों लोग ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, इसलिए इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, इट्स एम वाज टू रिजॉल्व द डेडलॉक, जो डेडलॉक चल रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, तो उसे सॉल्व करना है एंड इंडिया को एक फ्री कंट्री बनाना है। ठीक है, ये 2 एम था। द मिशन कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेंबर, मैंने पहले ही बोला था इस पे 3 मेंबर थे।
ठीक है। एक था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आ चुका था, क्रिप्स मिशन आपको पता है, ठीक है। उसके बाद था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे और ये तीनों लोग जो एटली के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर भी है, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। और ये जो मेंबर्स थे ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, ये आपको डेट याद रखना होगा, ठीक है। वेबल प्लान कब आया था? 1945 को आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को आया था, ठीक है। देखो उस टाइम में जो कैबिनेट मिशन के साथ गांधी जी का या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स का जो मीटिंग हुआ था, तब एक तस्वीर खींचा गया था, ये था लॉरेंस, ठीक है, और ये था गांधी जी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं अगर गांधी जी का ये पोर्ट्रेट अगर ऐसा क्रॉप कर देता हो, तो यही वाला पोर्ट्रेट इंडिया के हर एक नोट पे यूज़ होता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपी, ठीक है। तो गांधी जी का यही वाला फ़ोटो हर नोट पे यूज़ होता है। और ये फ़ोटो कब लिया गया था? कैबिनेट मिशन के दौरान, जब लॉरेंस और गांधी जी के बीच में एक फ़ोटो खींचा गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द मिशन रिकमेंडेड दैट, अब देखो कैबिनेट मिशन तो भेजा, तो ये सब सुलझाने के लिए जितने भी डेडलॉक चल रहे थे और इंडिया को कैसे फ्री कंट्री बनाना है, कैसे ब्रिटिश से पावर ट्रांसफ़र करके इंडियन लीडर्स के हाथ में देना है, तो इसके वजह से उन्होंने जो कैबिनेट मिशन आया था, 3 मेंबर के ग्रुप आए थे, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या था? देखो, देयर वॉज टू बी ए यूनियन ऑफ इंडिया comprising both British India and the Indian state with control over the foreign affair, defense and communication। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि मोहम्मद अली जिन्ना का या फिर मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, कंट्री चाहिए, जिसको पाकिस्तान नाम दिया गया था। लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन था, इन्होंने बोला था कि नहीं, इंडिया को अनडिवाइडेड ही रहने दो, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जिन्ना का जो सपना था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। ये पिक्चर आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे देखो, ये जो कैबिनेट मिशन ने प्लान किया था कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स होंगे, ठीक है, जितने भी स्टेट्स होंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जितने भी स्टेट्स है, ठीक है। एक था, सॉरी 4 पार्ट में, एक था ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जिस स्टेट में राजा महाराजा थे तब तक, तो उसे प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। और बाकी जितने भी स्टेट्स थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तब स्टेट्स नहीं बोलते थे, तब बोलते थे प्रोविंसेस, ठीक है। तो ग्रुप ए प्रोविंसेस, ग्रुप बी प्रोविंसेस, ग्रुप सी प्रोविंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था ग्रुप ए प्रोविंसेस, और इस पे मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे ये, ठीक है। जैसे पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट है ये ग्रुप ए है। ग्रुप बी कौन सा है? ये वाला, असम एंड बंगाल, ठीक है। ये भी ग्रुप बी के पार्ट है, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, ठीक है। और बाकी जितने भी ये रेड कलर पे आप देख सकते हो, ये थे ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी, ये ग्रुप सी स्टेट है और ये हिंदू मेजोरिटी एरिया थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी था, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी था, और रेड कलर पे हिंदू मेजोरिटी था। बाकी जो आप येलो कलर पे देख सकते हो, ये थे प्रिंसली स्टेट, मतलब उस प्रोविंसेस में अभी भी राजा महाराजा के रूल ही चलते थे, ठीक है। तब देखो क्या बोला था, इंडिया वॉज टू बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप। ग्रुप ए में कौन सा था? मद्रास, बॉम्बे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है, ये नेमिंग थोड़ा गलत हो चुका है। ग्रुप में होगा मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, थोड़ा नेमिंग गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट था ग्रुप ए पे, ठीक है। ग्रुप बी पे क्या था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट था ग्रुप बी, ये पार्ट था ग्रुप ए, ठीक है। और ग्रुप सी जो कि था बंगाल एंड असम, तो ये वाला पार्ट था ग्रुप सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नेमिंग गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। तो अब ये वाला देखना जो कि बुक पे है, आपके बुक पे है, वो वाला देखना आप, ठीक है। तो ग्रुप ए ये था, ग्रुप बी ये था एंड ग्रुप सी ये था, ठीक है। तो देखो
जिन्ना क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जो कि है पाकिस्तान। लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन आया था उन्होंने ये जो कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशंस था उस पर बोला था कि नहीं, इंडिया को डिवाइडेड नहीं करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्ना का जो सपना था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी जिन्ना ने ये एक्सेप्ट किया। क्यों किया आप देखो, इस मैप को फिर से देखो। ठीक है, जब जिन्ना ने बोला था कि हाँ हमें एक अलग स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए जो कि है पाकिस्तान, तब डिसाइड किया गया था कि यह जो पंजाब है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा पाकिस्तान की ओर, एक जाएगा इंडिया की ओर। और ये जो बंगाल है, ठीक है, इससे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जाएगा इंडिया की ओर, एक जाएगा पाकिस्तान की ओर। ठीक है, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन आया था उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था कि ये जो ग्रुपिंग्स है ना, इस ग्रुपिंग्स में अगर ग्रुप सी में कोई एक स्टेट ग्रुप ए में ज्वाइन कर सकता है तो वो कर सकता है, लेकिन 5 साल के बाद। ठीक है, ग्रुप ए का जो प्रोविंसेस है अगर वो ग्रुप बी के प्रोविंसेस के साथ ज्वाइन कर सकता है वो भी कर सकता है। तो एक्चुअली 5 साल के बाद जिन्ना को एक बहुत बड़ा पाकिस्तान देख रहा था फ्यूचर में, क्योंकि ये जो पंजाब है और ये जो एरिया है वो एरिया अगर चाहे तो ये एरिया के साथ भी ज्वाइन कर सकता था, असम एंड बंगाल। ठीक है, पंजाब जाके इस पार्ट में ज्वाइन कर सकता था, असम जाके ये पार्ट में ज्वाइन कर सकता था। तो जिन्ना को एक बहुत बड़ा पाकिस्तान फॉर्मेशन दिख रहा था सामने, इसलिए जिन्ना ने पहली बार इनिशियली क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हमें ये जो आपने प्रपोजल दिया आप मंजूर है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी इलेक्टेड टू ड्रॉ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा और जिसके ज़रिए इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी बनाया जाएगा। टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी एन इंटरिम गवर्नमेंट शुड बी सेट अप एट द सेंटर। ठीक है, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम इंडिया में एक सेंटर पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ प्रोविजंस जो कि कैबिनेट मिशन ने दिया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाने से पहले कुछ यहाँ पे करेक्शंस करना है। ये पिक्चर पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था ये, तो वो थोड़ा गलत था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सेक्शन है जो हिंदू मेजोरिटी एरिया थे, ठीक है, ये आएगा ग्रुप ए के अंडर। दैट मीन्स ये लाल वाला जो हिस्सा होगा ये ग्रुप ए होगा। ठीक है, बाकी ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट थे जैसे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये होगा ग्रुप बी, दैट इज़ डीप ग्रीन, ये होगा ग्रुप बी। ठीक है, और ये जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट था दैट इज़ आसाम एंड बंगाल, ये होगा ग्रुप सी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं क्योंकि मैंने जहाँ से डाउनलोड किया था वहाँ पे थोड़ा गलती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रुप ए वाला था, ग्रुप ए था मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, तो ये वाला पार्ट था लाल वाला। ठीक है, ये था ग्रुप ए, और ग्रुप बी था ये डीप ग्रीन वाला, और ग्रुप सी था ये आसाम एंड बंगाल वाला, ये था ग्रुप सी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। In the election for the Constituent Assembly, the Congress bagged the majority seats. उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इलेक्शंस हुआ था 1946 पे। तो 1946 पे इलेक्शन होने के बाद जो कांग्रेस था उन्होंने मेजोरिटी के साथ वो इलेक्शन जीता था। ठीक है, द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द असेंबली एंड ऑन अगस्त 16, 1946 इट वॉज ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे टू अचीव पाकिस्तान। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, उन्होंने इंडिया के जो प्रोविंसेस थे या फिर स्टेट्स बोल सकते हो आप, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था और बोला था कि 5 साल के बाद अगर कोई भी एक स्टेट चाहे तो यहाँ से निकलकर दूसरी स्टेट पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और ये जो सिस्टम था ये कंपलसरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ठीक है आप ग्रुपिंग कर रहे हो, लेकिन ये ग्रुपिंग कभी भी कंपलसरी नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि अगर कोई स्टेट चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है दूसरे ग्रुप पे। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं हो सकता था। लेकिन जिन्ना ने बोला नहीं, ये कंपलसरी होना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद अगर कोई दूसरा स्टेट चाहे तो कोई दूसरे ग्रुपिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्ना ने मांग किया था कि ये कंपलसरी होना ही चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था ये कंपलसरी नहीं होगा। एक्चुअली जिन्ना क्यों मांग कर रहे थे कंपलसरी होने के लिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पाकिस्तान बनाना था, इंडिया के जैसा बहुत बड़ा एरिया से पाकिस्तान बनाना था। इसलिए जिन्ना ने डिमांड किया था कि हमें ये जो ग्रुपिंग इंटरचेंज हो सकता है उसको कंपलसरी बनाना है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ये तो कंपलसरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसकी वजह से जिन्ना ने पहले एक्चुअली क्या किया था, ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसको सपोर्ट किया था, लेकिन इस घटना के बाद जिन्ना ने बोला था कि हम कैबिनेट मिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, इसके वजह से जिन्ना ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था ये असेंबली को। ठीक है, ये इलेक्शन जो हुआ था, इलेक्शंस में एक्चुअली 429 सीट्स मुस्लिम लीग जीते थे जो कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होता था। तो यहाँ पे जिन्ना ने क्या किया था, असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें एक डायरेक्ट एक्शन डे का ऑब्जर्व करना चाहिए टू अचीव पाकिस्तान। ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, ये आज तक के इतिहास में सबसे मतलब घातक एक डे बोल सकते थे आपके। उस दिन बंगाल पे आधे से ज़्यादा बंगाल शमशान में तब्दील हो चुका था। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था, अगस्त 16 को 1946 को जिन्ना अपने घर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, जो मुस्लिम्स है उसके लिए पाकिस्तान चाहिए, और उसके लिए वो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करता है। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है कि हम अब डायरेक्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने मुस्लिम के कुछ ग्रुप्स बनाए, ठीक है, और प्रोटेस्ट में निकल गया और कम्युनल राइट्स करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली बंगाल के जगह जगह पे कम्युनल राइट्स होने लगा। ठीक है, दूसरे रिलीजन्स के लोगों के बीच में अटैक करने लगा। ठीक है, नेवरदलेस एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर। देखो उसके बाद क्या हुआ था, एक्चुअली जिन्ना का जो मांग था वो बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हमें इंडिया को पार्टीशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया कि डायरेक्ट एक्शन लेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन के मुताबिक कुछ पार्ट में, बंगाल के कुछ पार्ट में लोगों के भीड़ इकट्ठा होना शुरू कर दिया था और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इस बीच में कुछ कम्युनल दंगे भी हो चुके थे क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को मारा भी गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो वो एक ऐसा दिन था जहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोग को मारा गया था। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, 16 अगस्त को ये घटना हुआ था और अगस्त 22 को वहाँ पे वाइसरॉय रूल लगा दिया गया था। जो इंडिया के वाइसरॉय थे उन्होंने बोला था कि अब बंगाल पे कोई असेंबली नहीं रहेगा, अब वाइसरॉय रूल होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो इलेक्शन में कांग्रेस ने जीता था तो उसके वजह से क्या हुआ था, एक सेंटर पे एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था और गवर्नमेंट का लीडर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द मुस्लिम लीग इनिशियली रिफ्यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री बट लेटर जॉइंड इट्स इन ओन अकॉर्ड। तो ये सब जब चल रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे जब चल रहा था, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बॉयकॉट किया था असेंबली को, लेकिन बाद में उन्होंने जाके ज्वाइन भी कर लिया था। द रिफ्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन उनके बीच में जो टसल चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो चल रहा था क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का जो डिमांड था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था और सेंटर में तो कांग्रेस का ही गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान के डिमांड को। ठीक है, उसके बाद ऑन February 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय ए डेट नॉट लेटर देन जून 1948। तब उसके अगले साल 1947 के फरवरी के 20 तारीख को तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया था कि जून 1948 से पहले हम जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनको उनका जो गवर्नमेंट है वो हैंड ओवर कर देंगे, जितने भी पावर्स है वो हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड लॉर्ड वेबल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उन्होंने वाइसरॉय जो इंडिया पहले था वेबल, उसको चेंज करके माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखो, डिक्लेरेशन ऑन जून 3, 1947। देखो अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो पाकिस्तान के डिमांड के ऊपर इशू चल रहा था वो चल रहा था, वो ख़त्म नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं हुआ उसका। तो क्या हुआ था, जून 3 को 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन declared that the only solution to the political impasse was the partition of the country। तो लॉर्ड माउंटबेटन आके ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको अगर सोल्यूशन किया जाए तो एक ही उपाय है, वो है कंट्री का पार्टीशन कर देना। दैट मीन्स इंडिया को डिवाइड करके 2 कंट्री बना दो। ठीक है, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान।
द मेन फीचर ऑफ दिस डिक्लेरेशन वेयर इंडिया वॉज टू बी पार्टीशनड। तो ये जो उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था उसका जो मेन फीचर्स थे ये थे कि इंडिया को पार्टीशन करना पड़ेगा। ए रेफरेंडम would be held in the northwest frontier province to ascertain whether their inhabitant wanted to join India or Pakistan। यहाँ पे फिर से एक बार मैप पे देखो, ठीक है, ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इस पर रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम के मतलब क्या है कि लोगों के बीच में वोटिंग होगा कि आप इंडिया पे ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हो। सिर्फ इसी तरह यह आसाम के जो सिलहेट पोर्शन है, यहाँ पे है सिलहेट जो आज बांग्लादेश पे है, इस पे भी रेफरेंडम हुआ था कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ पंजाब एंड बंगाल वुड डिसाइड वेदर दिस प्रोविंसेस वर टू बी पार्टीशनड और नॉट। जो पंजाब एंड बंगाल के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब आपको तो पता है कि ऑलरेडी प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स जो थे उनमें इलेक्शन हो चुका था और इलेक्शन के बाद एक लेजिस्लेचर का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि पंजाब एंड बंगाल को पार्टीशन करना है या फिर नहीं है। द नेटिव स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन एदर इंडिया और पाकिस्तान। और जितने भी स्टेट्स है उसको फ्री दिया गया कि आप इंडिया में भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर पाकिस्तान में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये है लॉर्ड माउंटबेटन, ये है मोहम्मद अली जिन्ना और यह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। यहाँ पे देखो, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास करता है कि जिसे बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास किया था। इसके कुछ मेन प्रोविजंस थे क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने बोला था कि 1948 के जून महीने से पहले हम इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र कर देंगे और इंडिया को कंट्री बनाने के लिए जितने भी पावर्स चाहिए वो दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट है उसी अकॉर्डिंगली एक एक्ट लाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जुलाई 1947 को, ठीक है। इस पे क्या बोला था कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। इस एक्ट पे बोला गया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे ऑन अगस्त 15, 1947 को। हालांकि पाकिस्तान एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, अगस्त 14 को, ठीक है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी साल आया था, ठीक है। तो थोड़ा आप देखना, ये पॉइंट ही एग्जैक्टली ये पॉइंट उठा के क्वेश्चन में रख दिए थे 2024 के जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, सॉरी 2025 के जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर टू डिसाइड वेदर टू रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और नॉट, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान को दो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से एस्टेब्लिश किया जाएगा और ये जो कंट्रीज है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इंडिया के सेक्शन में जो लीडरशिप कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी तरह पाकिस्तान की साइड पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जो कि इलेक्शन के जरिए वहाँ पे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस के अंडर रहेंगे या फिर नहीं। एक्चुअली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है, ब्रिटिश के जितने ब्रिटिश के उस टाइम पे जितने भी कॉलोनीज थे वो लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्सा थे। दैट मीन्स कि एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सकते हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो सकते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होते हैं, एक ग्रुपिंग टाइप था। इस ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा नेशंस थे, उसके बीच में कुछ कॉपरेशंस थे, ठीक है। और ये जितने भी नेशंस थे इस ग्रुप पे, वो ग्रुप जो इन लोगों का सिंबॉलिक हेड वो ब्रिटिश के जो किंग या क्वीन थे उसको मानते थे, ठीक है। तो ये था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली ये कुछ ही नहीं है, ये एक नेशंस के ग्रुपिंग है, ठीक है। ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द किंग। और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को ही एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा बाय द किंग, ब्रिटिश किंग, ठीक है। यही इस साल के जो क्वेश्चन था, गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके यहाँ पे बोल दिया गया था कि ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द किंग, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर को तो किंग अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आता है, ठीक है। तो दोनों डोमिनियन को एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा जो कि किंग अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत था इस साल के जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर। द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ द डोमिनियन वर फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक देयर लॉ। और इन दोनों कंट्रीज के जो लेजिस्लेचर होंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसको फुल्ली पावर दिया गया कि आप कुछ भी लॉ बना सकते हो अपने हिसाब से,
ठीक है, तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद अगस्त 15 1947 द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको सभी को पता है कि अगस्त 15 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। ऑन अगस्त 15 1947 ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर इंडिया केम टू एन एंड। इंडिया पे जो ब्रिटिश डोमिनेशन चल रहा था वो खत्म हो चुका था। द कंट्री वॉज पार्टीशनड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले जो इंडिया यूनाइटेड इंडिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बोला था कि दोनों जो कंट्रीज होंगे इंडियन पाकिस्तान दोनों को एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। तो पाकिस्तान के साइड से फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। एंड लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। और जो माउंटबेटन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था पहले, उसको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है, बाय द किंग लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। और जवाहरलाल नेहरू जी देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है। ये एग्जैक्टली फुटेज है जो आप देख सकते हो, उस टाइम पे हुआ था अगस्त 14 1947 को, ठीक है, ये सेम ही फुटेज है। उसके बाद देखना अगस्त 17 1947 द रेडक्लिफ लाइन वॉज एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो इंडिया और पाकिस्तान में पहले बोला था, जो लॉर्ड माउंटबेटन जी ने एक प्लान लाया था 3 जून को, उन्होंने बोला था कि ये जो बंगाल एंड पंजाब है ये दोनों डिसाइड करेंगे कि इंडिया के साथ होगा या फिर पाकिस्तान के साथ होगा। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ये जो बंगाल एंड पंजाब था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट आएगा पाकिस्तान की ओर, एक पार्ट आएगा इंडिया की ओर, ठीक है। तो ये इन दोनों स्टेट के बीच में जो भी बाउंड्री होगा इसको डिसाइड करने के लिए रेडक्लिफ एक ये जो आप पिक्चर पे देख सकते हो इसका नाम था रेडक्लिफ। तो इसको ब्रिटिश ने बोला कि अब ठीक है आप एक काम करो, ये जो पंजाब एंड बंगाल है इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने के बाद एक लाइन बनाओ जो कि होगा बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। In March 1971, when Bangladesh became independent from Pakistan, the Redcliffe line remained as the demarcation line between the India and Bangladesh. ठीक है, तो ये एक्चुअली आप यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हो, ये है रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, ये है रेडक्लिफ लाइन। एक्चुअली यहाँ पे जम्मू कश्मीर इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था और उसके महाराजा थे हरी सिंह, ठीक है। तो तभी तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में भी ज्वाइन नहीं किया था, इसकी वजह से रेडक्लिफ लाइन जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उसके बाद 1971 पे जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक वार चल रहा था और इंडिया के जो मिलिट्री थे उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेशन दिया था या फिर इंडिपेंडेंस दिया था, तो तभी भी ये जो रेडक्लिफ लाइन ही थे वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि ये तो पहले ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। लेकिन 1971 के बाद यहाँ पे एक न्यू नेशन का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश, और पहले जो ये रेडक्लिफ लाइन था यही बाउंड्री डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में भी, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, थोड़ा क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले 1945 को क्या आया था? वेबल प्लान आया था, ठीक है। वेबल प्लान क्यों आया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे ड्यूरिंग जो पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर, तो इसके वजह से वेबल ने एक प्लान लाया था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो चुका था, ठीक है, ये फेल हो चुका था। उसके बाद आया था 1946 में क्या हुआ था, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गवर्नमेंट बना था और जिसका प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। तो इन्होंने 3 मेंबर भेजा था इंडिया पे कि ये जो दोनों के बीच में जो टसल चल रहे थे इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये आया था 1946 को। तो कैबिनेट मिशन ने बोला था कि ठीक है हम इंडिया को डिवाइड नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड इंडिया होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया के जितने भी स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए, बी एंड सी, और एक होगा प्रिंसली स्टेट जो कि पहले से ही था, ठीक है। उसके बाद जिन्ना ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे बहुत बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था, क्योंकि उस पर एक प्रोविजंस था कि 5 साल के बाद ये जो ग्रुपिंग्स हुआ था ए बी सी, अगर ग्रुप सी के कोई भी एक प्रोविंसेस चाहे तो ग्रुप ए में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है।
लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि ये जो ग्रुपिंग चेंज करने की आप बात कर रहे हो ये कंपलसरी नहीं हो सकता था। ठीक है, अगर कोई भी स्टेट चाहे तो ही ज्वाइन कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं होगा। लेकिन जिन्ना बोल रहे थे कि ये कंपलसरी होना चाहिए 5 साल के बाद। तो इसकी वजह से जिन्ना ने पहले तो सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन को सपोर्ट नहीं किया था और बोला कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, 1946 को डायरेक्ट एक्शन लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। वायलेंस होने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन के बाद इंडिया का जो वाइसरॉय है वो चेंज हो जाता है। वाइसरॉय अब होता है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जून थर्ड 1947 को एक प्लान लाता है। वो बोलता है कि ठीक है, इंडिया के अगर ये जो दो पार्टीज था INC एंड ML, इसके बीच में अगर समझौता नहीं होता है तो एक काम करेंगे, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फाइनली जिन्ना का जो सपना था वो रियली में तब्दील होने लगा था। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, 1947 में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें बोला जाता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री होंगे, दोनों पे एक गवर्नर जनरल होगा। इंडिया के साइड से होगा माउंटबेटन और पाकिस्तान के साइड से होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद और भी बोला जाता है कि उस इंडियन पाकिस्तान के जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो अपने हिसाब से रूल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो रूल भी बना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन बाउंड्री डिमार्केशन, जिसको रेडक्लिफ जी ने किया था, जिसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश। तो ये जो बाउंड्री डिमार्केशन था, रेडक्लिफ लाइन, वो इंडियन बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री बन गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आई थिंक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्या चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब तो देखो मेरा ज्योग्राफी लगभग ख़त्म हो चुका है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी भी ख़त्म हो चुका है, अब हिस्ट्री ही बाकी है, तो हिस्ट्री के ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, और तो मिलते हैं एक नए चैप्टर पे, ब्रांड न्यू चैप्टर पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।